नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल मेथ अड्डा में। दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आज क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 1, पार्ट 2 के वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। जो भी हमारे मित्र, हमारे दोस्त इन वीडियो को नहीं देखें, सबसे पहले जाए और इन वीडियो को देखें, ताकि आपका बहुत ही खूबसूरत तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आगे की क्लास को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने पिछले वाली क्लास में आपने ये सीखा था कि अनुपात को परिभाषा के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं और भाषा को अनुपात के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, ये आप लोगों ने समझा था। मतलब दिए गए राशियों के बीच हम लोग अनुपात कैसे प्रकट करते हैं, ये आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में आपने सीखा था। तो उन्हीं पे आधारित हम लोग कुछ प्रश्न को देखते हैं और हम लोग कैसे जल्दी से रेशियो प्रकट करते हैं, उनको भी हम लोग सारे प्रश्न को करेंगे और देखेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि राम की आय श्याम की आय का 5/4 गुना है, तो बताइए कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्या है। बहुत ही बच्चे वाले क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग जीरो लेवल से हाई लेवल पे जाएंगे तो धीरे धीरे स्टेप को हम लोग बढ़ाएंगे। प्रश्न को मैंने पढ़ा, प्रश्न को पढ़ने से, इस लाइन को पढ़ने से, प्रश्न के इस लाइन को पढ़ने से, किस लाइन को, तो राम की आय श्याम की आय का 5/4 गुना है, इस लाइन को पढ़ने से हमें पता चला कि हमें जो अनुपात लिखना है राम और श्याम के बीच, इसमें राम कितना और श्याम कितना, तो मैंने आपको बताया था कि 5/4 क्या हमारा अनुपात है और अनुपात के ठीक पहले कातवास्य अवश्य लगा रहता है और ये कातवास्य जिस राशि के साथ लगा रहता है उसे हम लोग हर मानते हैं और दूसरे को अंश। तो प्रश्न को पढ़ने से और इस लाइन को पढ़ने से पता चला श्याम की आय में का लगा है, श्याम की आय का 5/4 गुना है। तो श्याम में का लगा है तो श्याम की आय हो जाएगा 4, तो राम की आय हो जाएगा कितना हमारा 5। तो हमारा जो बोल रहा है राम और श्याम के आयु का, आयु है कि आय है, यहाँ पे आय होगा, आय का अनुपात क्या है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आय का जो अनुपात हो जाएगा राम और श्याम के, वो हमारा 5/4 हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने पिछले वाले क्लास में समझा था कि दिए गए राशियों के बीच हम लोग अनुपात कैसे प्रकट करते हैं और आपने सीखा था कि अनुपात के ठीक पहले का अथवा से लगा रहेगा और जिस राशि में का अथवा से लगा रहता है उसे हम लोग हर मानते हैं और दूसरे को अंश मानते हैं। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का आंसर 5/4। और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों का 12/7 गुना है, तो बताइए कि विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो आपने इस लाइन को पढ़कर हमें पता चला कि कौन सी लाइन, तो एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों का 12/7 गुना है, इस लाइन को पढ़कर हमें पता चला कि अनुपात जो लिखना है हमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच लिखना है। अनुपात जब भी होगा तो दो राशि या दो ग्रुप के बीच में होगा, ऐसा आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे दो राशि क्या है, लड़का और लड़की। आपने पढ़ा था कि अनुपात के ठीक पहले का अथवा से लगा रहता है और जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे हम लोग हर मानते हैं। तो लड़कियों का 12/7 गुना है, लड़कियों में का लगा है तो लड़की की संख्या अगर 7 तो लड़का का संख्या कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारा जो होगा ये संख्या का अनुपात हो जाएगा, संख्या का अनुपात हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है तो बताइए कि विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 12/7 जो है यह हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं। दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध पानी का 3/5 भाग है, तो बताइए कि उस पूरे मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें इस लाइन को पढ़ने से दूध पानी का 3/5 भाग है,
इस लाइन को पढ़ने से हमें पता चला कि हमें जो रेशियो लिखना है वो मिल्क और पानी के बीच लिखना है। चूंकि पानी का 3/5 भाग है, पानी का 3/5 भाग है, क्योंकि पानी में का लगा है तो पानी हमारा 5, तो दूध हमारा कितना हो जाएगा 3। आप ऐसा पढ़ने के लिए सीखिए। दूध पानी का 3/5 भाग है, पानी में का लगा यानी पानी 5 तो दूध हमारा 3 हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है दूध तथा पानी का अनुपात, तो 3:5 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दिए गए राशियों के बीच हम लोग अनुपात कितना ही आसान तरीका में हम लोग अनुपात को प्रकट कर रहे हैं। इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जितना क्वेश्चन ज्यादा करेंगे कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा हम लोग का मजबूत होगा, कॉन्सेप्ट उतना ही बेहतर होगा। नहीं तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है एक कलम का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो बताइए कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो इस लाइन को पढ़ने से विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, इस लाइन को पढ़ने से हमें पता चला कि हमें जो अनुपात लिखना है वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में लिखना है। नहीं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में लिखना है। अब चूंकि क्रय मूल्य में का लगा हुआ है तो क्रय मूल्य हमारा 3 हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो आपका अनुपात 4:3 नहीं हुआ, क्योंकि पहले क्रय मूल्य है फिर बाद में विक्रय मूल्य है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा कितना, वो आपका आंसर हो जाएगा 3:4, क्योंकि पहले क्रय मूल्य है फिर बाद में विक्रय मूल्य। तो 3:4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दिए गए राशियों के बीच हम लोग अनुपात बहुत ही आसानी तरीका से प्रकट कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन रखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा नेचर को हम लोग चेंज करते हैं और अगले क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग और आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमारा ये है, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा कुल मिश्रण का 8/11 गुना है, तो बताइए कि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या है। नहीं तो इस लाइन को पढ़कर पानी की मात्रा कुल मिश्रण का 8/11 गुना है, इस लाइन को पढ़कर हमें पता चला कि अनुपात जो है कुल मिश्रण और पानी के बीच लिखना है। मतलब कुल मिश्रण और पानी की मात्रा के बीच हमको लिखना है। कैसे पता चला, तो ये लाइन पढ़ के कि पानी की मात्रा कुल मिश्रण का 8/11 गुना है। चूंकि कुल मिश्रण में का लगा हुआ है, कुल मिश्रण का 8/11 गुना है। कुल मिश्रण में का लगा है तो कुल मिश्रण अगर हमारा 11 तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, तो पानी की मात्रा हमारा 8 हो जाएगा। नहीं, चूंकि कुल मिश्रण जो है हमारा वो दूध तथा पानी से बना हुआ है, तो कुल मिश्रण 11 है जिसमें पानी अगर 8 है तो क्या हम दूध की मात्रा नहीं निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर, दूध की भी मात्रा हम लोग निकाल सकते हैं। 11 में से अगर हम 8 को घटा देंगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हमें दूध की मात्रा को प्राप्त होगा। तो आपसे अब प्रश्न क्या बोल रहा है, तो बताइए कि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या है। दूध तथा पानी का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले दूध लिखेंगे यानी कि 3, फिर पानी लिखेंगे यानी कि 8। तो 3:8 जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3:8 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि एक कलम का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 13/11 गुना है, तो
बताइए कि लाभ तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो मैंने प्रश्न को पढ़ा और प्रश्न के इस लाइन से विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 13/11 गुना है, इस लाइन से हमें पता चला कि हमें जो अनुपात लिखना है वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच लिखना है। तो हम लोग विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच लिखते हैं। तो चलिए, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। चूंकि क्रय मूल्य में का लगा हुआ है तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 11 और विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा कितना, 13। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि हमें लाभ तथा विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि लाभ बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। नहीं, ये आप लोग जानते होंगे, ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हो। आप भी ऐसा सोचो, खरीदे हैं अगर 11 रुपया में और बेच रहे हैं 13 रुपया में, तो हमें 2 का फायदा हो रहा है कि नहीं। आप खरीदते हैं 11 में, बेच रहे हैं 13 में, तो आपको 2 का फायदा हो। तो आपने 2 कैसे निकाला, तो 13 में से 11 घटाकर। तो ये जो हमारा 2 निकला, ये 2 कैसे निकला, तो 13 में से 11 घटाकर 2 आया। तो ये हमारा लाभ का अनुपात हो गया। आपसे पूछ रहा है लाभ तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, तो पहले लाभ है तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, 2, और विक्रय मूल्य है उसके बाद हो जाएगा 13। तो 2:13 जो है ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग कितना आसानी से दिए गए राशियों के बीच अनुपात को हम लोग प्रकट कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं, प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमारा प्रश्न ये है कि एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग ए तथा बी के कुल भाग का 9/13 गुना है। तो बताएं कि ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या है। प्रश्न को मैंने पढ़ा और प्रश्न के इस लाइन को पढ़ने से हमें पता चला, किस लाइन को, कि ए का भाग ए तथा बी के कुल भाग का 9/13 गुना है। इस लाइन को पढ़ने से हमें पता चला कि हमें जो अनुपात लिखना है वो ए का भाग और ए तथा बी के कुल भाग के बीच लिखना है। तो चलिए, पहले ए का भाग और ए तथा बी, तथा का मतलब होता है प्लस, ए तथा बी का मतलब होता है ए प्लस बी का कुल भाग, तो ये होगा, इनके बीच अनुपात लिखना है। क्योंकि ए तथा बी के कुल भाग में का लगा हुआ है, ए तथा बी के कुल भाग का, तो जिस राशि में का लगा रहता है उसे हम लोग हर मानते हैं। तो ए तथा बी का क्या हो जाएगा मान, 13। अगर ए तथा बी का कुल भाग 13 है तो ए का भाग कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ये हमारा निकला इनके बीच का अनुपात। अगर a प्लस बी 13 है जिसमें a 9 भाग है, तो क्या हम b का भाग नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हम 13 में से 9 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आता है, 4। तो ये हमारा b का भाग हो जाएगा हमारा 4। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है, बताइए कि a तथा b के भागों का अनुपात क्या होगा। a और b के बीच में बोल रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9:4। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9:4। नहीं, आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा ये है, एक धनराशि को a, b तथा c में इस प्रकार बांटा गया है कि b का भाग a तथा c के कुल भाग का 3/8 गुना है। तो बताएं कि b अनुपात a प्लस b प्लस c का मान क्या हो। तो इसमें 3 नाम आ गए नहीं। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जब भी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक नाम आ जाए, और आपने ये भी सीखा था कि अनुपात जब भी होता है तो 2 राशि या 2 ग्रुप के बीच में होता है। यदि प्रश्न में 2 या 2 से अधिक नाम आ जाए, 3, 4, 5, 6, तो वो मिलकर 2 ग्रुप में हो जाते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं
यहाँ पे 3 नाम आया A B C, लेकिन आपने यहाँ क्या देखा कि B एक ग्रुप का हो गया और A प्लस C मिलकर एक ग्रुप हो गया। तो वास्तव में यहाँ जो अनुपात दिखाएगा B का भाग और A तथा C के कुल भाग के बीच। तो आप देख रहे हैं कि नाम तो प्रश्न में 3 आ रहे हैं, लेकिन ये तीनों जो है वो 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि सर अगर प्रश्न में 3, 4, 5, 6 नाम आ जाए तो हम लोग अनुपात कैसे प्रकट करेंगे। तो अनुपात जब भी होगा तो 2 राशि या 2 ग्रुप के बीच में होगा। आपने प्रश्न को पढ़ा और प्रश्न के इस लाइन से, किस लाइन से, B का भाग A तथा C के कुल भाग का 3/8 गुना है। इस लाइन को पढ़ने से हमें पता चला कि हमें जो रेशियो लिखना है वो B के बीच और A तथा C के कुल भाग के बीच। तो A तथा C का मतलब होता है A प्लस C, इनके बीच हमको अनुपात लिखना। चूंकि A तथा C के कुल भाग में क्या लगा है, A तथा C हमारा हो जाएगा तब 8। A तथा C के कुल भाग का 3/8 गुना है। A तथा C में का लगा है तो A तथा C हमारा हो जाएगा 8, तो B हमारा हो जाएगा 3। नहीं, अगर हमें इन तीनों को जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा A प्लस B प्लस में C। आप जोड़े हैं तो आप बताओ 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 11 हो जाएगा। तो हमें ये बोल रहा है कि B अनुपात A प्लस B प्लस C का क्या मान होगा। तो B का मान है हमारा 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे और A प्लस B प्लस C का अनुपात है हमारा 11, तो 3:11 जो है ये हमारे प्रश्न का आंसर, उत्तर हो जाएगा। तो आप दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करना आप सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ा रहे हैं और उनके बीच भी अनुपात प्रकट करना बहुत ही आसान है। और ऐसा आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, प्रश्न को हम बना रहे हैं तो उनको भी आप समझ रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। प्रश्न ये है, राम की आय बचत का 13/4 गुना है, तो बताए कि राम की खर्च तथा बचत का अनुपात क्या हो। तो मैंने प्रश्न को पढ़ा, अब प्रश्न के इस लाइन से आय जो है बचत का 13/4 गुना है। इस लाइन से हमें पता चला कि हमें राम का जो है वो आय और बचत के बीच हमें अनुपात लिखना है, आय और बचत के बीच। क्योंकि बचत में क्या लगा है, तो बचत हमारा 4, तो आय हमारा कितना हो जाएगा 13। और आपको आय और बचत पता है तो हमें खर्च का अनुपात आराम से लिख सकते हैं। खर्च बराबर आप जानते होंगे कि आय में से अगर हम बचत को घटा देंगे तो कितना खर्च होगा ये हमें पता चल जाएगा। अगर आय में से हम बचत को घटा देते हैं तो 13 में से 4 गया तो हमारा होगा 9, तो हमारा खर्च का जो अनुपात होगा वो हमारा 9 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है खर्च तथा बचत का अनुपात क्या होगा, तो खर्च और बचत का अनुपात हो जाएगा 9:4। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9:4। तो आपने देखा कि दिए गए राशियों के बीच हम लोग अनुपात कैसे प्रकट करते हैं। मैंने उन पे बहुत सारे प्रश्न को देखा, प्रश्न को बनाया, प्रश्न को आप लोगों के सामने रखा और आपको भी मजा आया होगा कि दिए गए राशियों के बीच हम लोग अनुपात कैसे प्रकट करते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी और इन्हीं छोटी छोटी बातों को हम लोग यूज करेंगे किसमें, जब आप वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, SI पढ़ेंगे, CI पढ़ेंगे, वहाँ इन सब का यूज होगा। तो ये अभी धीरे से हम लोग छोटे छोटे स्टेप लेकर रेशियो को समझ रहे हैं, रेशियो को कैसे प्रकट करते हैं उनको हम लोग समझ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम इसके अगले प्रश्न को देखेंगे और अगले प्रश्न इससे अलग नेचर का होगा, अलग क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।